नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं हर एक टॉपिक को कंप्लीट कराया हूँ। ठीक है, इसमें भी एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे और आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने को भी मिलेगा। ठीक है ना, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सभी हम जानेंगे। दोस्तों देखिए, महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले महाजनपद काल के स्रोत। ठीक है, तो पहला देखिए बौद्ध साहित्य। तो अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, सुत्त पिटक तथा विनय पिटक से महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। तो ये दोनों से जो है महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य ये दोनों है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैन साहित्य है। तो जैन साहित्य के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। ठीक है ना, जैन साहित्य के भगवती सूत्र से और बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से। ठीक है, और सुत्त पिटक और विनय पिटक से। ठीक है, तीसरा देखिए विदेशी विवरण। तो निरियाकस, ठीक है, जस्टिन, प्लूटार्क, कर्टियस, अरिस्टोबुलस और अनेसिक्रिटस आदि विदेशी नागरिकों की रचनाओं से भी महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महाजनपद देखेंगे कौन कौन से महाजनपद हैं। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पहला है अंग। तो अंग की राजधानी है चंपा। दूसरा है अवंती, इसकी राजधानी है उज्जैन या महिष्मती। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा देखिए काशी है। काशी का राजधानी है वाराणसी। चौथा है कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती या कुशावती। ठीक है, पांचवा है कंबोज। तो कंबोज की राजधानी है हाटक। छठवां है कुरु। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। सातवां है गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला। आठवां है अस्मक, इसकी राजधानी है पोटन या पैथान। ठीक है, नौवां है दोस्तों मगध, इसकी राजधानी देखिए गिरिव्रज, राजगृह और राजगीर या राजगृह कह सकते हैं। ठीक है, 10वां है मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर। 11वां है मत्स्य, इसकी राजधानी है विराटनगर या वैराट। और 12वां है वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। 13वां है वज्जीय, इसकी राजधानी है क्या है वैशाली। ठीक है, 14वां है पांचाल, इसकी राजधानी है अहिच्छल या काम्पिल्य। 15वां है चेदी, इसकी राजधानी है सोथिवती या सुक्तिवती। और 16वां है दोस्तों सुरसेन, जिसकी राजधानी है मथुरा। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद हैं दोस्तों। तो इन सब की राजधानी आपको एकदम याद ही रहना चाहिए, एकदम कंठस्थ रहना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। नोट देखिए, नोट में क्या लिखा है। यहाँ पर 3 नोट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पहला नोट्स क्या है, नोट लिखा है इनमें से 15 महाजनपद नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में थे, जबकि असमक जो है वो गोदावरी घाटी में स्थित था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। ठीक है ना, इनमें से 15 महाजनपद नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में थे, जबकि अस्मक जो है वो गोदावरी नदी घाटी में स्थित था। नोट नंबर 2, महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची मिलती है उनमें गांधार एवं कंबोज के स्थान पर क्रमशः सीवी पंजाब एवं दर्शना मध्य भारत का उल्लेख है। ठीक है ना, सीवी और दर्शना का उल्लेख है। नोट नंबर 3, महाजनपद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का है। महाजनपद काल में लोग उत्तरी काले मृद भांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाजनपद एवं उनकी विशेषताएं देखिए, पहला है अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा। प्राचीन नाम क्या है इसका, मालिनी। ठीक है, क्षेत्र देखिए आधुनिक भागलपुर व मुंगेर बिहार में है। अंग जो है वो आधुनिक भागलपुर व मुंगेर बिहार में। ठीक है, प्रमुख नगर कौन था दोस्तों अंग का, चंपा, जो कि एक बंदरगाह था चंपा, और अश्वपुर और क्या है भद्रिका। ठीक है, भद्रिका। शासक कौन था दोस्तों, बिंबिसार के समय यहाँ का शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिलाया था। ठीक है, दूसरा देखिए अवंती। दोस्तों अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। क्षेत्र देखिए उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक मध्य प्रदेश। ठीक है, शासक महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। प्रमुख नगर अवंती का कुरारगढ़, मक्करगढ़
और सुदर्शनपुर। ठीक है। पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक दोस्तों है क्या लिखा है वंश के लोग थे। ठीक है। उसके बाद देखिए बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। ठीक है। नोट देखिए, नोट दोस्तों क्या लिखा है, लोहे की खान होने के कारण यह एक प्रमुख एवं शक्तिशाली महाजनपद था। कौन था दोस्तों? अवंती। ठीक है। तीसरा महाजनपद है वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद एवं बांदा जिला। ठीक है। क्षेत्र इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिला, उत्तर प्रदेश। शासक कौन था दोस्तों? गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार के समकालीन उदयन यहाँ का शासक था। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, उदयन के साथ चंड प्रद्योत एवं अजातशत्रु का संघर्ष रहा। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया और गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया। ठीक है। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया एवं अंतिम रूप में शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है अश्मक। दोस्तों इसकी राजधानी पोर्टन या पैथान, प्राचीन नाम क्या है? प्रतिष्ठान। ठीक है। क्षेत्र देखिए नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के मध्य का भाग है। स्थापना व शासक, इसकी स्थापना इक्वाकु वंश के शासक मूलक द्वारा। ठीक है। यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। कौन है? अश्मक। ठीक है। जातक के अनुसार यहाँ के शासक प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की एवं अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। उसके बाद देखिए कालांतर में अवंती ने अश्मक राज्य पर विजय प्राप्त की। किसने? कालांतर में अवंती ने जो है अश्मक राज्य पर विजय प्राप्त की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पांचवा है काशी। काशी की राजधानी बनारस या वाराणसी। ठीक है। क्षेत्र है वाराणसी का समीपवर्ती क्षेत्र। स्थापना काशी का संस्थापक जो है कौन है दोस्तों? देखिए द्रिवोदास था। ठीक है ना, या डिवोदास लिखा है। दोस्तों शासक देखिए काशी का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय ही जो है काशी मगध का हिस्सा बना था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ एवं राम काशी के राजा थे। ठीक है। काशी वरुणा एवं अस्सी नदियों के किनारे बसा हुआ था। काशी जो काशी है दोस्तों सूती वस्त्र और अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। छठवां दोस्तों कौशल। इसकी राजधानी दोस्तों कौन है? देखिए श्रावस्ती या कुशावती या अयोध्या। क्षेत्र देखिए आधुनिक अवध। ठीक है ना, फैजाबाद गोंडा बहराइच का क्षेत्र, सरयू नदी। शासक बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक प्रसेनजीत था। महाकाव्य काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। ठीक है। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया और काशी दहेज में दिया था। दोस्तों सातवां है कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर। ठीक है। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौरव था। इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है। इस महाजनपद के अंदर मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का क्षेत्र आता है। ठीक है। दोस्तों आठवां है पांचाल। इसकी राजधानी अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य था। ठीक है। यहाँ का शासक चुलामी बृहदत्त था। इस महाजनपद के अंदर बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र शामिल है। इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगला 9वां है दोस्तों सूरसेन। ठीक है ना दोस्तों, राजधानी मथुरा। यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। ठीक है। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख मिलता है। यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक अवंती पुत्र था। 10वां है मल्ल। इसकी राजधानी कुशीनारा या पावापुरी। यहाँ का शासक जो है ओक्काक था। यहाँ का शासन गणतंत्रात्मक था। इस महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, मल्ल में। 11 दोस्तों वज्जी। इसकी राजधानी मिथिला वैशाली। यह 8 गणराज्यों का संघ था। इनमें विदेह, लिच्छवी व वज्जी प्रमुख थे। यहाँ का प्रमुख शासक चेटक था। 8 राज्य विदेह, वज्जी, लिच्छवी और दोस्तों क्या है ज्ञात्रिक। ठीक है। कुंडग्राम, भोज, इक्वाकु और कौरव।
यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। समस्त वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी विशाल ने किया था। ठीक है। 12वां दोस्तों कंबोज, इसकी राजधानी हाटक, वैदिक युग में राजपुर था। यहाँ पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी का क्षेत्र शामिल था। यह क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज। ठीक है। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मण एवं सुदक्षिण की चर्चा हुई है। ठीक है। 13वां दोस्तों चेदी, तो राजधानी सुक्तिमती। ठीक है। यहाँ महाभारत कालीन राजा शिशुपाल राज किया करता था, जिसका वध भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा किया था। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र शामिल है। उसके बाद 14वां है गांधार। इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी तक्षशिला। यहाँ का शासक बिंबिसार के समकालीन पुष्कर सरीन था। इसमें आधुनिक पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र शामिल था। गांधार के शासक द्रुहिवंशी थे। यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। 15 दोस्तों मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर। इसमें राजस्थान के अलवर, जयपुर व भरतपुर का क्षेत्र शामिल था। मनुस्मृति में मत्स्य का पांचाल एवं सुरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। पांचाल एवं सुरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। ठीक है। 16वां देखते हैं मगध, राजधानी गिरिब्रज, राजगीर, राजगिरी। यह आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिले तक व्याप्त था। नोट, पुराणों एवं बौद्ध जैन ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम शासक वंश को लेकर मतभेद है। ठीक है। सर्वप्रथम शासक वंश को लेकर मतभेद है। पुराणों के अनुसार मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश ने शासन किया, जबकि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों, देखिए पुराणों के अनुसार मगध के शासक तो सबसे पहले किसने किया था? बृहद्रथ वंश, संस्थापक बृहद्रथ था महाभारत व पुराणों के अनुसार। ठीक है। तो जरासंध बृहद्रथ का पुत्र कैसा था? पराक्रमी राजा था। पराक्रमी कंस को हराया था। राज्य विस्तार मथुरा तक किया। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीम ने वध किया था। ठीक है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध के शासक देखिए हर्यक वंश, अन्य नाम पितृहंता वंश। स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा वंश का विस्तार किया। प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना। द्वितीय विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। तीसरा विवाह मध्य प्रदेश भद्र प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। ठीक है। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के पांडु रोग पीलिया के इलाज के लिए अवंती भेजा। हत्या पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दिया गया था। ठीक है। अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। उपनाम था इसका कुड़ीक। कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराया। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीता एवं दोनों को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। वज्जी संघ से युद्ध में 2 नए हथियार रथमूसल यानी कि टैंक एवं महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला हथियार का प्रयोग किया एवं वज्जी संघ को भी मगध का हिस्सा बनाया। यह गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसी के समय बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। इसकी हत्या पुत्र उदयन द्वारा कर दिया गया था। ठीक है। उदयन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका उपनाम उदयभद्र था। इसने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना नगर की स्थापना की एवं इसे अपनी राजधानी बनाया। राजगीर से पाटलिपुत्र लेकर गया। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है। यह जैन धर्म का पालन करता था। हत्या किसी व्यक्ति ने चाकू से कर दिया था। ठीक है। इसके बाद कुछ समय इसके पुत्रों ने शासन किया, किंतु शीघ्र ही जनता ने एक योग्य अमात्य शिशुनाग को अपना राजा चुना तथा मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई।
तो शिशुनाग वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग ने 412 ईसा से जो है 394 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक। इसका सबसे मुख्य कार्य अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाना था। इसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित की। कालाशोक के बारे में देखते हैं। 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक उपनाम था काकवर्ण कालाशोक का। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में हस्तांतरित कर दी। ठीक है, इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। हर्षचरितानुसार महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या की। नंदीवर्धन महानंदीन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नंद वंश के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदीन की हत्या कर महापद्मनंद ने नंद वंश की जो है नींव डाली। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिनी वंश में उसे उग्रसेन, पुराणों में सर्वछत्रांतक तथा एकराट कहा गया है। ठीक है, महापद्मनंद के बारे में देखते हैं। इसके अन्य नाम है उग्रसेन, सर्वछत्रांतमक और जो है एकराट। जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद नापित पिता वैश्य माता का पुत्र था। ठीक है, पुराणों के अनुसार कली का अंश, सर्वछत्रांतक के अनुसार सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, और परशुराम का अवतार भी कहा गया और अत्यधिक संपत्ति व सेना रखने वाला कहा गया है। महापद्मनंद ने पौरव, इक्वाकु, पांचाल, हैहक, है कलिंग, सूरसेन, मिथिला आदि को मगध साम्राज्य में मिलाया। इसी कारण इसे एक क्षेत्र या एक राट कहा गया। नोट देखिए, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, व्याकरणाचार्य परिणी महापद्मनंद के मित्र थे। अब देखते हैं घनानंद के बारे में। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। पश्चिम साहित्य यूनानी साहित्य में इसे अग्रमीज नाई कहा गया है। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश के शासक जैन मत के पोषक थे। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों, अब देखिए टॉपिक है मगध के उदय के कारण। अनुकूल भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ मिट्टी, वन एवं संसाधनों की पर्याप्तता। दूसरा है राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। तीसरा है नगरीकरण तथा आहत सिक्कों से मगध का उत्कर्ष बढ़ा। चौथा है मगध समाज रूढ़िवादी नहीं था। ठीक है, पांचवा शासकों की साम्राज्य विस्तार की लालसा। ठीक है, तो ये मगध के उदय के कारण था। अब देखिए महाजनपदों के उदय के कारण। पहला है देखिए कृषि विस्तार। दूसरा युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजातियां अनार्यों के संपर्क में आईं। जनपदों के एकीकरण से कुछ महाजनपदों का निर्माण हुआ। कुछ महाजनपद अपनी आंतरिक सामाजिक राजनीतिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण विकसित हुए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखते हैं हम महाजनपद कालीन प्रशासन। उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा राज्य एवं राजा की संकल्पना अधिक स्पष्ट हुई। राज्य अब अपनी भौगोलिक सीमा बढ़ाने लगे थे। अस्थायी सेना रखी जाने लगी थी। कर, 3 प्रकार के कर थे, बलि, भाग एवं कर। ठीक है, और कर देने वालों का आधार बढ़ा। अब शिल्पी एवं व्यापारी नए करदाता थे। दोस्तों, ग्राम प्रशासन जो है, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम से ऊपर खटीक एवं द्रोणमुख आते थे। दोस्तों, सौलकिक क्या था? यह अधिकारी व्यापारियों से कर वसूलता था। तुंडिया एवं अकासिया ये कर वसूली करने वाले उग्र अधिकारी थे। ठीक है, इस काल में राजतंत्र मजबूत हुआ तथा स्वतंत्र नौकरशाही एवं अस्थायी सेना अब मुख्य विशेषता बन गई। वत्सकार मगध दीर्घचारायण कौशल इस काल के मंत्री थे। ग्रामणी किसको कहते थे? यह ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी था। इस काल में कानून एवं न्याय व्यवस्था का जन्म हुआ। इस काल में सभा एवं समिति का महत्व लगभग समाप्त हो गया था। कारण क्या था इसका? राज्य बड़े बड़े हो गए, जातीय संगठन प्रभावी होने लगे, सभा एवं समिति का कार्य स्वतंत्र नौकरशाह करने लगे।
प्रमुख अधिकारी देखिए, बलि ग्रहण करने वाला बलि साधक, शुल्क वसूल करने वाला शौल्किक, भूमि मापने वाला रज्जु ग्राहक और अनाज की तौल का निरीक्षण करने वाला द्रोण मापक कहलाता था। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं महाजनपद कालीन अर्थव्यवस्था। नगरों का विकास एवं लोहे का, कृषि का कार्यों, युद्ध अस्त्रों में उपयोग इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तैत्तरीय अरण्यक में प्रथम बार नगरों का उल्लेख मिलता है। इस काल में 60 नगरों की उल्लेख मिलता है, जिनमें 6 महानगर थे। कौन कौन से? राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, काशी, साकेत, अयोध्या। ठीक है, साकेत मतलब अयोध्या। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन व मजबूती के कारण देखते हैं। लोहे का विस्तृत एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, विस्तृत क्षेत्र पर कृषि एवं विभिन्न फसलों का उत्पादन, विभिन्न नगरों का उदय एवं विकास, हस्तशिल्प उद्योग का विभेदीकरण एवं श्रेणियों का गठन, कर वसूलने में नियमितता एवं अनिवार्यता तथा कर अदा करने वालों का विस्तार, लेन देन एवं विनिमय के लिए आहत सिक्कों का प्रचलन, संगठित एवं सुनियोजित प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये मजबूती के कारण थे। अब देखिए दोस्तों, आग्रहायण यज्ञ यानी कि नवसष्टि फसल तैयार होने पर किया जाने वाला यज्ञ था। क्या कहलाता था? आग्रहायण यज्ञ। सुत्त निपात इस ग्रंथ में गाय को अन्नदा, वनदा एवं सुखदा कहा गया है। गहपति यह शब्द बड़े एवं धनवान जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था। श्रेणी एवं जो है पुग में अंतर। ठीक है, श्रेणी क्या था? यह एक जैसा व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की संस्था थी और युग यह अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यवसायों की संस्था थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पुग है, पुग लिखा है ना, पुग। आहत सिक्के ये धातु के बने सिक्के हैं जिनकी सर्वप्रथम प्राप्ति गौतम बुद्ध के समय में हुई थी। ठीक है, यह मुख्यतः चांदी के बने होते थे, परंतु तांबे का उपयोग भी होता था। धातु पर ठप्पा लगाकर बनाते थे इसको, आज सिक्के को। बौद्धकालीन सिक्कों के नाम निष्क, स्वर्ण, पाद, माशक, काकिनी, कारसापड़ आदि। ठीक है, नोट। इस काल में वेतन एवं भुगतान सिक्कों में किया जाता था। महाजनपद कालीन समाज देखिए दोस्तों कैसा था। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को अनुमति मिली हुई थी। राक्षस विवाह को क्षत्रिय समाज में मान्यता प्राप्त थी। अनुलोम विवाह दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि गंधर्व विवाह क्या है, प्रेम विवाह क्या है, राक्षस विवाह क्या है, तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने ये सब पढ़ाया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अनुलोम विवाह पुरुष उच्च कुल, स्त्री निम्न कुल को अनुमति प्राप्त थी। प्रतिलोम विवाह पुरुष निम्न कुल और स्त्री उच्च कुल की है, तो इसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं, को अनुमति प्राप्त नहीं थी। ठीक है, बहु विवाह का प्रचलन था। सती प्रथा का साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार था। कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह का विधान था। दहेज प्रथा की शुरुआत महाजनपद काल में हुई। जाति व्यवस्था का प्रसार शुरू हुआ। महाजनपद काल में दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ था। इस काल में दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा। नोट, इससे पहले दास केवल घरेलू कार्य के लिए होते थे। इस काल में दासों की खरीद फरोख्त की जाने लगी, कारण कृषि कार्यों में विस्तार। ठीक है, अब देखिए महाजनपद कालीन धर्म। इस काल में मुख्यतः बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव रहा। ब्राह्मणवाद एवं पुरोहितवाद की स्थिति कमजोर रही। ठीक है, तो सब देखते हैं उत्तर भारत के अन्य संप्रदाय। नियतिवादी या भाग्यवादी या आजीवक संप्रदाय इसको कहते हैं। इसका प्रथम आचार्य नंदवच था, परंतु वास्तविक संस्थापक मखली गोसाल था। मखली गोसाल बुद्ध के समकालीन थे। विशेषताएं, ये कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे। ये भाग्यवादी थे। ये जीव को भाग्य के अधीन मानते थे। ये अनिश्वरवादी थे। ये आजीवन नग्न रहते थे। बिंदुसार ने इस संप्रदाय को संरक्षण दिया था। अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए भौतिकवादी लोकायत दर्शन। इसका प्रथम आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। इस विचार तथा दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक चारवाक था।
इस दर्शन के अनुयायी परलोक, मोक्ष, अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय सत्ता, कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। इसके अनुसार मानव अपनी बुद्धि एवं इंद्रियों से जो महसूस कर सकता है वही यथार्थ है। इनके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ही वास्तविक द्रव्य है। भौतिकवादी कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, भक्ति साधना, उपासना आदि में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, अब देखिए उच्छेदवाद। इसका मत यह है कि दोस्तों मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। ये कर्मफल के विरोधी थे। ये सांसारिक सुख एवं भोग में विश्वास करते थे। इसी के बाद लोकायत भौतिकवादी मत का विकास हुआ। अक्रियावादी आजीवक संप्रदाय में विलीन हो गया था। ठीक है, इसके अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता। ठीक है, और आत्मा तथा शरीर पृथक पृथक है। इसी से सांख्य दर्शन का विकास हुआ। यह आजीवक संप्रदाय में विलीन हो गया। अक्रियावादी संप्रदाय। नित्यवादी देखिए आजीवक संप्रदाय में विलीन हो गया। यह भी इसके अनुसार जीवन 7 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सुख, दुख, आत्मा। ठीक है, तो ये 7 हो गए। इस विचार से वैशेषिक दर्शन का विकास हुआ। संशयवादी, अनिश्चयवादी, संदेहवादी। ठीक है, तीनों एक ही के नाम है। तो इसके अनुसार जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं हो सकता, जैसे ईश्वर है भी और नहीं भी। ठीक है दोस्तों, भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, इसके प्रभाव क्या थे? खरोष्ठी लिपि, यूनानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। तो दोस्तों ये सब जो है, ठीक है, तो उसके बाद मौर्य करा जाता है। तो हमारा जो लग रहा है दोस्तों खत्म हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स महाजनपद काल जो है पूरा हमने पढ़ लिया है, और यहाँ से भारत पर विदेशी आक्रमण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो महाजनपद काल का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।